एक मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए देखता हूँ, उसमें स्टेटस आता है लो रिस्क हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाँ, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। हाँ, और जितना वेरी हाई रिस्क होता है उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली। तो ये क्या स्टेटस होता है? देखिए ये क्या होता है, जितने म्यूचुअल फंड्स में डेट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा होंगे, फिक्स्ड इनकम जैसे एफडी हो गया, अच्छा हमारी सरकार भी लोन लेती है जनता से, तो उसके लिए वो बॉन्ड्स इशू करती है, पर सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली जनता से पैसा नहीं लेती, वो म्यूचुअल फंड से पैसा लेती है। म्यूचुअल फंड जनता का पैसा उसमें डालती है, ठीक है। रिलायंस जैसी कंपनीज हैं वो भी उधार लेती हैं, बैंक से छोड़ के म्यूचुअल फंड से भी उधार लेती हैं, और म्यूचुअल फंड में वो उधार इंडिविजुअल से आता है। पर जब रिलायंस उधार लेगी तो वो आपको 14-15% थोड़ी देगी, वो तो रिलायंस है। बोलेंगे मैं तो चल एफडी कितना दे रहा है 7.5, चल मैं तुम्हें 8.5% दे दूंगा, 9% दे दूंगा, थोड़ा 1-1.5% ज्यादा दे देंगे। क्यों? हम रिलायंस है भाई, हमारी खुद की क्षमता बहुत है। पर कोई छोटी कंपनी है, उसका बहुत बड़ा नाम नहीं है, तो वो हो सकता है आपको 14-15% का भी रिटर्न दे दे, पर रिस्क ज्यादा है। तो ये सारे जो रिस्क को मैनेज करके इवैल्यूएट करके हर म्यूचुअल फंड का एक रिस्कोमीटर बनता है, कि वो रिस्कोमीटर पे कहां है। तो आप वो देखते होगे एरो भी आता है। हाँ, बिल्कुल तो आता है। वेरी हाई होता है जहां एकदम स्मॉल कैप सेक्टर स्पेसिफिक वो वेरी हाई में आ जाते हैं, जहां मिड कैप लार्ज कैप होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, जहां मिक्स होता है हाइब्रिड होता है और कम हो जाते हैं, जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा होता है वो और कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से रिस्क कम रिटर्न्स कम, सिंपल सी बात है। एक सर दिमाग में हमेशा रहता है, जैसे लोग कहते हैं कि लोअर क्लास का कुछ नहीं हो सकता इंडिया में, हाई क्लास का कोई फर्क नहीं पड़ता, पिस्ता जो रहता है वो मिडिल क्लास पिस्ता रहता है। इसकी स्लैब क्या है, मतलब हाई क्लास की क्या स्लैब है, लोअर क्लास की क्या है और मिडिल क्लास की क्या है? देखिए पूरे वर्ल्ड को ना कैपिटलिस्ट्स चलाते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट्स ने जितने भी टैक्स सिस्टम बनाए ना अपने फेवर के लिए बनाए, खुद के फेवर के। तो अगर आज एक टैक्स, मैं कहता हूं भाई सरकार ने हर व्यापारी को करीबन 25-26% का डिस्काउंट दिया हुआ। आज आप गाड़ी लेते हो, आप अपनी कंपनी के नाम पे डालोगे, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी, आपको उसका 26% टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। संजय कथुरिया एम्प्लॉय है, वो गाड़ी लेता है, पूरे टैक्सेस देगा, सब कुछ देगा, पर उसको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। मेरे को तो कोई डेप्रिसिएशन मिलेगी नहीं अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो, ठीक है। ठीक है। आप जाके कोई जगह ले लेते हो, घर ले लेते हो, कोई किराए पे कुछ ले लेते हो, तो उस किराए का पूरा बेनिफिट आपको मिलता है आपकी P&L में, मेरे को नहीं मिलता। तो ऐसे करते करते ना बिजनेस वाले को हर चीज पे 25% का डिस्काउंट हो जाता है। आप अपना एक ड्राइवर रखते हैं तो उसकी तनख्वाह का आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं ड्राइवर रखता हूँ मेरे को तनख्वाह का बेनिफिट ही नहीं मिलता, मेरी वो जेब से जाता है टैक्स कमाने के बाद। तो पूरा जो सिस्टम है ना वो रिग्ड है, वो रिग्ड है व्यापारी के फेवर, पूरे टैक्स सिस्टम व्यापारी के फेवर में आता है। अब इसमें आती है कि रिच क्या है, पुअर क्या है, ये क्या है। अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ मजेदार, हो सकता है काफी लोगों को ये पता हो, नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, बट चांसेस है कि कम पता हो। अगर आपको भारत के टॉप 1% में इनकम के माध्यम से आना है कि आप सालाना कितना कमाते हो, तो वो नंबर है 3,70,000 रुपए महीना, मतलब मोटा मोटी 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए, 40-45 लाख रुपए के रेंज में अगर आपको, तो यू विल बी इन टॉप 1% ऑफ इंडिया विद अर्निंग्स, मतलब जो आप साल का कमा रहे हो। अगर आप टॉप 1% इंडिया वेल्थ में आना चाहते हो, मतलब कितना वेल्थ है आपका, वेल्थ मतलब जमीन जायदाद म्यूचुअल फंड एसेट्स कोई भी तरह की चीजें, तो वो नंबर है 1.5 से 2 करोड़। अगर आपके पास 1.5 से 2 करोड़ के एसेट्स है इंडिया में, तो आप 1% में आते हो इंडिया के। अच्छा, यस दैट्स इट, सिर्फ एक। लेकिन ये तो सर बुक्स में है ना कहीं की, जैसे प्रॉपर्टीज 2x कर लो, 2 टाइम्स कर लो, ज्यादा से ज्यादा। सर इंडिया ना बहुत बड़ी कंट्री है, बिल्कुल। आज 2/3 भारत दिन के 100 रुपए से कम कमाता है, 2/3 भारत दिन के 100 रुपए से कम कमाता है। 10 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स का रिटर्न्स भरने वाले, मतलब 10 करोड़ जो अपनी इनकम दिखाते हैं, वो पूरे भारत में मात्र 32-33 हजार लोग हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 145 करोड़ या 140 करोड़ पीपल में से 35,000 लोग। क्या नंबर में क्या प्रपोर्शन आएगा? 140 करोड़ का 1% 1.4 करोड़ होता है, तो 1 मतलब 35,000 और 1.4 करोड़, अभी भी उसको आने में बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है आपको 10,000 से ज्यादा की इनकम भारत में सिर्फ टॉप 10% लोगों की है, बाकी 90% लोगों की जो तनख्वाह है वो 10,000 से कम की। तो हमारा जो देश है ना बहुत गरीब देश है, एक्सट्रीमली पुअर कंट्री है। इसीलिए आज सरकार को 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त देना पड़ता है, मुफ्त अनाज देना पड़ता है, मुफ्त खाना देना पड़ता है, बिकॉज वो नहीं सक्षम है कमाने में। और वो पैसा कहाँ से आएगा? अब देखिए अर्पण जी, अपन एक घर अज्यूम करते हैं जी, अब घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, माँ बाप है, घर का जो आमदनी है वो 3,20,000 रुपये, खर्चा 4,80,000 रुपये। 2 बच्चे कमाते हैं, 8 बच्चे नहीं कमाते, तो माँ किससे उम्मीद करेगी ज़्यादा कमाने की? जो 2 कमाते हैं उसी से करेगी, बाकी 8 तो उनको पता है कि वो नहीं कमाने वाले, उनको देना है। अच्छा तनख्वाह इनकम 3,20,000 है, खर्चा 4,80,000 है, ऑलरेडी उधार में चल रहे हैं। अब यही स्थिति भारत की, हमारा रेवेन्यू साल का 32 लाख करोड़ है, खर्चा 48 लाख करोड़ है, और उस 48 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ का ब्याज है जो देश ने लेके रखा है इतने सालों का डेफिसिट लेते लेते।
वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, जो भी इंस्टीट्यूशंस ने लोन देके रखा है हमें, उनको हम साल का 10 लाख करोड़ का ब्याज देते हैं। मतलब मोटा मोटी एक पाकिस्तान तो हम ब्याज में दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो अब आप एंड ऑफ द डे जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो बहुत समय तक भारत के मिडिल क्लास को पिसना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास विकल्प ही नहीं है। खर्चा कम होने नहीं वाला, आमदनी हम लोग ही कमाएंगे और हम लोग को ही टैक्स देना है, ऑप्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए इस बात पे रोना कि टैक्स ज़्यादा है, टैक्स कम है, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद काम है। हरियाणा में स्वीपर की जॉब निकली, हरियाणा गवर्नमेंट, हाँ देखा था स्वीपर की जॉब निकली। हाँ। और हजारों सीवीज आ गए जी। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। जी तो एक तो ये इंडिया है सर। जी। एक अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ, हाँ 2 लाख रुपए का शायद, हाँ, 1.5 से 2 1.5 से 2 लाख। और शोरूम में लाइन लग गई जी। एक ये भी इंडिया है। हाँ और एक अभी अंबानी जी ने शादी कर दी, हाँ वो भी इंडिया है। वो भी इंडिया है। तो हर देखिए इंडिया में ना इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 की थीसिस है। मेरे ख्याल से वो ये इंडिया है और जो ये स्वीपर की जॉब निकली ये भारत है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये अभी एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में ना अभी भी लोग एजुकेशन और स्किल को इंटरचेंज समझते हैं। एक एजुकेशन होना और एक स्किल होना 2 अलग चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन होता क्या, डिग्री है ना, तो अब डिग्री आपको कैसे मिली, पढ़ाई करके मिली, कॉपी मार के मिली, रट्टा मार के मिली, बिल्कुल, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। स्किल आपके पास नहीं है ना। आज हम मैं जब कॉर्पोरेट्स में था तो हम हायर करते थे, बहुत बुरा हाल है। आपको बुला के लाने के बाद उसको सिखाना ही पड़ेगा 2 महीने। तो पहले 2 महीने की तनख्वाह फालतू जाती ही है, चाहे व्यक्ति 12,000 पे ज्वाइन किए, 20,000 पे ज्वाइन किए, 50,000 पे किए, 1 लाख पे किए, आपको उसको 2 महीने सिखाना पड़ता है और वो 2 महीने के बाद शायद वो फिर आपके लायक बनता है। तो एक चीज है कि आदमी के पास एजुकेशन है, एक चीज है आदमी के पास स्किल है। तो जो भी व्यक्ति आज एजुकेटेड होते हैं कि बोलते हैं मैं बीए हूँ, बीकॉम हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, जो भी वो बोलते हैं, और वो अंत में जाके एक स्वीपर की नौकरी या फिर क्लर्क की नौकरी, अभी गुजरात में भी यही सीन हुआ, बहुत सारे बच्चे आ गए थे और उन्होंने एक कोई 10-20 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोष होने लग गया। तो ये होता रहेगा जब तक आप इस मिथ में रहोगे कि आपकी एजुकेशन से आपको जॉब लगने वाली है। एजुकेशन से जॉब नहीं लगने वाली, जॉब लगने वाली है स्किल से। आपको स्पेसिफिक स्किल सीख लो, आपको जॉब लग जाएगी। एजुकेशन का उसमें कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा।